नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट में। दोस्तों, हम गवर्नर जनरल और वायसराय जो कि भारत से संबंधित हैं, आज सीरीज़ लेकर के आए हैं पार्ट 3 और ये है भारतीय इतिहास का पार्ट 8। इससे पहले जो भी मैंने पार्ट डाले हैं इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और यहाँ भी मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लाने की कोशिश की है जो पहले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के अच्छे क्वेश्चन मिलते रहें और हम आपकी आगामी परीक्षाओं में आपकी सफलता में योगदान देते रहें। हमारा आपसे यही निवेदन है कि हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, क्योंकि हम साथ में इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको साथ में बताते चल रहे हैं। इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ें लेकर के आए हैं कि आप जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में उस तरह के क्वेश्चन जिस तरह से भी घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, आप उनको हर प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें से आपको बताना है कि इन जो युग्म यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। यानी कि यहाँ पे आपको एक साइड में दिए गए हैं गवर्नर्स के नाम और साथ में उनसे जुड़ी हुई कुछ योजनाएं हैं जो बताई गई हैं कि किसने क्या चीज़ शुरू की थी, उसी के बारे में आपको बताना है कि किसने क्या शुरू किया था और इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें सही आंसर आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। बाकी जो है इसमें आपको चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जो थी वो जॉन लॉरेंस और सहायक संधि लॉर्ड वेलेज़ली ने, और जो वेबगत का सिद्धांत था वो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तो स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी। स्थापना का मतलब उन्होंने शुरू किया था, स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लेकर के आए थे। और लॉर्ड वेलेज़ली जो थे उन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी और लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत का सिद्धांत दिया था। अब बचे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं दिया था। यही आपका सही आंसर है, यानी कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कैनिंग वाला, यानी ऑप्शन डी इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो 1858 में, 1818 में, 1861 या 1802 में? तो आपका सही आंसर होगा 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मैटकॉफ, आर्थर वेलेज़ली या जॉन जॉर्ज? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मैटकॉफ। तो राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 में जो अधीनस्थ संधि की वार्ता थी वो चार्ल्स मैटकॉफ ने की थी और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इन्हें ध्यान से देखना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इनको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। हम साथ में इसके बताते चल रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन भी। तो देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है आपके गवर्नर या
उस समय के वायसराय वगैरह जो भी थे उनका नाम दिया गया है। साथ में उनसे संबंधित कुछ योजनाएं दी गई हैं जो उन्होंने शुरू की थी। इनमें से बताना है कि कौन सा योजना किस वायसराय या गवर्नर जनरल से रिलेटेड है या नहीं है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर जॉन सॉर। ये जो है इससे संबंधित नहीं है आंग्ल नेपाल युद्ध से। बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस तो थाई बंदोबस्त से हैं ही, बेलेजली सहायक संधि प्रणाली से हैं, और हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से हैं। ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध जो सर जॉन सॉर का दिया हुआ है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था और 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष इसमें सफलता नहीं मिली थी। 1815 में दूसरा युद्ध भी लड़ा गया था और कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया और मेजर जनरल डॉक्टर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया और ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई थी। ये आपको याद रखना है, सुगौली की संधि कब हुई? 2 दिसंबर 1815 को, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को इसमें सौंप दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो लॉर्ड वेलेजली तो सहायक संधि से हैं और लॉर्ड वेलेजली के इस टाइम पर ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ये सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन ए है वो गलत हो गया है, तो उससे कोई इतना वो नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि लॉर्ड वेलेजली के समय में ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। ठीक है, कब हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? 1799 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं और ये किसी यूपी लोअर, यूपी सबऑर्डिनेट और आपका यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एमपीएससी, ठीक है, यूपीएससी आदि एग्जाम्स में और एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आ रही होगी सीरीज़। तो देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसी तरह के अक्सर क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं जो आपका एकदम से दिमाग घुमा देते हैं, इसलिए आप जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को देखें जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो क्या आंसर होगा इसका सही? लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, या लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं, ये याद रखने हैं आपको। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ 1839 से 1842 के बीच हुआ था और इस दौरान भारत का गवर्नर जो जनरल थे वो लॉर्ड लिटन नहीं थे, जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन जो थे उनके समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1878-80 में। ठीक है, इस प्रकार से आपका विकल्प डी सही हो जाता है इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? अभी अभी आपको बताया था पिछले ही क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन लॉरेंस। तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अक्रमण्यता की नीति, जिसे हम पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी भी कहते हैं, आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कॉल तक चली। इस नीति के प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके जो वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये अक्सर पूछा जाता है कि किसके समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो यानी कि 1869-72 ईस्वी के टाइम पे
के काल में 1872 में प्रारंभ हुई थी, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना जो है 1881 से स्टार्ट हुई। तो ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुई, तो 1881 से, और किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी, और मेयो जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिसकी हत्या उनके कार्यकाल में ही कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है मिंटो, डफरिन, एल्गिन या लिटन। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लिटन। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। ठीक है, ये थे 61 क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन भारत का वायसराय दीर्घकाल तक रहा? तो आपका आंसर सही होगा इसमें, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो सबसे लंबे काल तक भारत के वायसराय रहे। जैसे ब्रिटिश वायसराय जो थे भारत के विषय में जानकारी रखने वाले वायसराय, लॉर्ड कर्जन का प्रश्नगत व्यवसाय सर्वाधिक दीर्घ कार्यकाल था। तो कब से कब तक था इनका? 1899 से 1905 तक, यानी कि 7 वर्ष का इनका कार्यकाल था। लॉर्ड डफरिन का कब से कब तक था? 1884 से 1888 तक, यानी सिर्फ 4 वर्ष। लॉर्ड हार्डिंग का 1910 से 1916, यानी 6 वर्ष। और लॉर्ड मेयो 1869 से 1872, यानी कि 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थीं। तो लॉर्ड जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, कर्जन द्वारा या लिटन द्वारा? तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन द्वारा। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया: हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यह भारतीय यह अनुभव करें कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया, और रिपन का कार्यकाल महत्वपूर्ण कार्यस्थानीय स्वशासन सरकारी प्रस्ताव था। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ भी होती है, और इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई थी रिपन के समय में ही। और प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका तथा तहसील बोर्ड बनाने की भी आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गईं, और इन स्थानीय संस्थाओं के निश्चित कार्य तथा आय के साधन भी दिए गए। तो ये कब हुआ? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो सबसे सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। तो इल्बर्ट बिल जो था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। तो इसके बारे में देखते हैं। सर पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं, और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों का पर कुठाराघात माना, और इल्बर्ट बिल को लेकर विवाद 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य विधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन
को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये IAS प्री 2007 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन का ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है और इन्होंने जो है 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम भी बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने के 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया। दूसरा है NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, केवल 2, यही आपका सही है। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था, लेकिन अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं के सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराशी थे। तब NM लोखंडे यानी नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे और 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े की मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की। अतः केवल कथन 2 सत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में या स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCS 2015 में पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा जा चुका है, SSC CGL वगैरह में भी पूछा जा चुका है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों को एक सर्वेक्षण करें, जिससे ये निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 67। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से शामिल कीजिए और दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको भारत के गवर्नर या वायसराय वगैरह जो भी हैं वो दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ चीज़ें दी गई हैं, वो आपको मिलाना है कि किसने क्या शुरू किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 3412, यानी कि क्लाइव के समय में क्या था, बंगाल में दोहरा शासन लागू किया गया। यानी कि क्लाइव के समय में आपका बंगाल में दोहरा शासन शुरू किया गया। ठीक है, और बेंटिक के समय में क्या आया, अंग्रेजी शिक्षा आई। और उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया और कर्जन ने बंग विभाजन किया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो क्लाइव ने, देखते हैं, क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी और बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हों, लेकिन प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हों। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय किया गया कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी को हटाया जाएगा। अब चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो वो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। कर्जन के काल में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये वैसा ही क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताना है किसके समय में क्या हुआ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के समय में व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया गया। ठीक है। और आपका विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्वायत्त शासन लागू हुआ और लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। एक बार बता देते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी ने दिया। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर विलय कर ली गई। विलियम बेंटिक ने 1829 में 17वें नियम द्वारा सती प्रथा का अंत किया। रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। बंगाल के विभाजन 1905 में कर्जन के द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान से देखने हैं। कोई भी इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी सही सुमेलित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, सही है, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय। तो लॉर्ड एलनबरो जो थे वो 1842 से 1844 के समय में भारत के गवर्नर रहे और 1843 में इन्होंने सिंध का विलय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सब सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। तो भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास जो है 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था और 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया और 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत रूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक भी नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसने की थी। बीजी तिलक, जी के गोखले, दादा भाई नौरोजी या एनी बेसेंट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि जी के भोसले। तो लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णता अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया और गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए और उनका कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कौन पहले आया और कौन बाद में, उसके अनुसार हमें ये वायसराय लगाने हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4, यानी कि सभी सही से लगे हुए हैं। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन आए वायसराय बनकर, फिर चेम्सफोर्ड, फिर हार्डिंग, फिर इरविन, यानी कि ये सही आंसर है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905। नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 और लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या सही है? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। सही आंसर आपको बताना है इसमें कौन सा इसमें से सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। तो 1905 में गवर्नर जनरल
लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्विभजित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटा, पूर्वी बंगाल और आसाम, और बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चोल नागपुर को शामिल कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट डालो राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी, किसके द्वारा अपनाई गई थी? आपको बताना है इसमें। लॉर्ड कर्जन द्वारा, मिंटो द्वारा, डलहौजी द्वारा, वेलेस्ली द्वारा, ए और बी दोनों। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वारा फूट डालो राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा या कहा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। तो अंग्रेज शासक ये समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है और जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन थे और वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा कि उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और उनकी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन का सहायक बने। वर्ष 1903 में इन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार भी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? सही आंसर है लॉर्ड मिंटो। तो नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो कौन था? ये थे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो थे भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे और इनका कार्यकाल 1921 से 1926 था। इनके समय में चोरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट का भी निरसन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यानपूर्वक करने हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। तो ये वाला आपका सही नहीं है। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था, न कि लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। सही आंसर आपको चुनना है इसमें से। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चूक का सिद्धांत या हड़प नीति किसकी थी? डलहौजी की थी। और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। बंगाल में दोहरा शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक।
तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्थान, अंग्रेजों का विलय वर्ष, किसने कब किसको विलय किया, तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संबलपुर को कब विलय किया गया, 1849 में, और सतारा को 1848 में, अवध को 1856 में, और झांसी 1854 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। तो 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज़ों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्होंने उपाधियां, खेलात, भूमि अनुदान, ऋण माफ़ी आदि सुविधाएं प्रदान की। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 ईस्वी में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित थे, और ये था पार्ट 3। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। साथ में हमने इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको दिया है, साथ में बताते चले हैं किसने क्या किया किस टाइम पे, पूरा हमने डिस्क्रिप्शन भी बताया है। तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे इस वीडियो को पूरी तरह से बिना स्किप किए हुए देखें और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपको आगामी एग्ज़ाम में सहायता मिले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारा रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।